वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीडीपी पेडागोजी को लेकर बाल मानस शास्त्रों या आप कहेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्रों को लेकर आज की इस वीडियो में लास्ट 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको बाल मानस शास्त्रों या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार के कुछ लास्ट के 30 प्रश्न हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न जो है दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आप हमारे महाटेट 2026 के जितने भी लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, हम स्मार्ट रिविजन यहां पर कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है और डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर हम यहां पर देखने वाले दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा वक्त हमने इस वीडियो में लेना नहीं है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न को आपने ध्यान से समझ लेना है दोस्तों, विकल्प देख लेना है। और यहां पर जो पॉजिटिव विकल्प आपको नजर आ रहा है अन्वेषण और संवाद, मतलब विकल्प बी क्या होगा आपका, तो सही आंसर होगा विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं, जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और एज ए टीचर हमको इसका जवाब भी क्या है दोस्तों देते आना चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है और अगर आप बात करोगे ऑप्शन 1 की पर्याय जो 1 दिया गया है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना यही मूल्यांकन का असल मकसद होना चाहिए, मतलब विकल्प 1 क्या रहेगा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत तो जोर देता है कि, अब देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों ये किस चीज पर जोर देता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल सुपर फास्ट ये 30 क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस चीज पर देता है, तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं है, मतलब आपका विकल्प 1 क्या रहेगा दोस्तों यहां पर सही होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए विकास की बात यहां पर हो रही है दोस्तों, और विकास को लेकर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन उचित होगा। तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं और यहां पर जो विकल्प बी दिया गया है कि विकास बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है, तो बहुआयामी होता है, मतलब विकल्प बी जो रहेगा आपका वो सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा वो विकास के संदर्भ में बिल्कुल सटीक उत्तर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश के महत्व पर जोर देता है। मैं शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूं दोस्तों कि जब जब वाइगोस्की का नाम आएगा आपने सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द को ढूंढ निकालना है, और यहां पर भी सांस्कृतिक उपकरणों जिस प्रकार यहां पर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या रहेगा दोस्तों यहां पर वाइगोस्की के संदर्भ में बिल्कुल उचित विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि विकास को लेकर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन क्या है परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया कि जन्म से किशोर अवस्था तक विकास
किस क्रम में होता है, इस प्रकार का प्रश्न है आपको। तो देखिए यहां पर सांवेदिक मूर्त और अमूर्त, मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों प्रगतिशील कक्षा के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा गया है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप किस तरीके से देख सकते हैं एज ए टीचर, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि लॉजिकली आपको क्या है, क्वेश्चन का आंसर यहां पर लगाना होता है। जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प आपके सामने हैं और देखिए अगर आप बात करेंगे सर सही विकल्प क्या होगा, तो ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यहां पर क्या है आपका विकल्प सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आपकी स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जहां पर आपको मनोबोध या जहां पर आपको स्कीमा नजर आएगा दोस्तों, वहां पर आपने गोला भर देना है। तो बिल्कुल आपका विकल्प बी जो है जीन पियाजे के संदर्भ में स्कीमा मनोबोध, यहां पर क्या रहेगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सिर्फ यहां पर जो है अभी हमने 6 मिनट में 9 प्रश्न पूरे कर लिए, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है और इसी तरीके से फास्ट और स्मार्ट वीडियो देखने की आपको जरूरत है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। आप देखिए प्रगतिशील कक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा, इस प्रकार का प्रश्न है। मतलब आपको सोचना चाहिए यहां पर कि किसका प्रयोग नहीं होता होगा। तो देखिए केवल आ जाता है और मैंने आपको बताया कि केवल क्या होता है, तो नेगेटिव होता है दोस्तों। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकनों पर आश्रय, मतलब आपको विकल्प सी ऑलरेडी यहां पर क्या है, हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। एक्चुअली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यहां पर आप प्रश्न को पढ़ लेंगे दोस्तों, हम आपको यहां पर ऑप्शन भी दिखाएंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इसमें से सही विकल्प का आपको क्या है दोस्तों, यहां पर चयन करना है। प्रश्न को एक बार फिर से हम यहां पर क्या है, रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए बच्चों के वार्तालाप द्वारा, तो देखिए पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अध्यापक के संवेगों द्वारा, दूसरा विकल्प भी आपका सही है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, तो तीसरा विकल्प भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, तो देखिए अनुशासन द्वारा यहां पर आपका गलत है, मतलब आपका विकल्प ए बी सी यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आपका विकल्प ए बी और सी जो दिया गया है, मतलब ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है, क्योंकि 9 फरवरी 2026 से आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे बिल्कुल जो तमाम वीडियो जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी हासिल कर लेनी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बिल्कुल इस प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है आपको अब देखने के लिए मिलते हैं। आपको 2 कथन दिए जाते हैं जिसको अभिकथन और कारण कहते हैं दोस्तों, और आपको बताना है कि कितने सही है कितने गलत है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि अभिकथन दिया गया है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ओके, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या बता रहा है कि सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया गया है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर सही है कि ए और आर दोनों गलत है और ए आर की सही व्याख्या करता है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों, तो गलत माना जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। अब देखिए 12वां प्रश्न भी बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने यहां पर पूछा गया दोस्तों। अभिकथन दिया गया है,
अभी कथन दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। इस प्रकार जो पहला विकल्प है वो सीधे सीधे तौर पर गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो दूसरा भी आपका क्या है दोस्तों गलत हो जाएगा। मतलब फिर से एक बार क्या है, आपका विकल्प सी यहां पर सही रहेगा कि ए और आर दोनों गलत है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन सी यहां पर क्या है फिर से एक बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए नेगेटिव सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी कक्षा के बारे में सही नहीं है। तो देखिए यहां पर विकल्प बी आपका क्या है दोस्तों सही नहीं होगा कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा केंद्र होता है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा यहां पर वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है ध्यान से अपने ऑप्शन भी देखना है और फिर अपना जवाब लगाना है, क्योंकि स्मार्ट रिवीजन हम यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 72 घंटे का वक्त बचा है। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों वो होगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अब देखिए किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने मिलते जुलते विकल्प दिए गए हैं और अगर आप बात करेंगे दोस्तों कि सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। मतलब आपका विकल्प एक क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, अब देखिए वंचित वर्गों से जो संबंधित विद्यार्थी है उनके समावेशन के लिए एज अ टीचर आप क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि टोटली क्वेश्चन जो है सीडीपी में खास कर बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों में खास कर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो लॉजिकली क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपकी स्किल के बेस पर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए आप क्या करेंगे, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देंगे। ओके, मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है सही हो जाता है। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपको पूछा गया है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, याद रखेंगे, और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश डैश को प्रदर्शित करता है। तो देखिए तनुज क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं भाला फेंकने में हिस्सा लूंगा और मेरी बहन जो है वो किस चीज में हिस्सा लेंगी। आपको बताया गया है उसकी बहन हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वह लड़की है, वो भाला नहीं फेंक सकती। इस प्रकार की बात यहां पर वो बता रहा है दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ रस्सी कूद सकती है। तो ये हो जाता है जेंडर रूढ़िवादिता। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही रहेगा दोस्तों। और जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर हर साल आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप 2011 से लेकर 2024 की तमाम प्रश्न पत्रिका देख लेंगे दोस्तों, हर साल जो है आपको जेंडर रूढ़िवादिता को लेकर क्या है क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि निम्न में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। अब देखिए रचनात्मक मूल्यांकन किसे नहीं माना जाएगा, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके सामने है। विकल्प ए आपका सही आंसर होगा कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। आपका यहां पर क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19वां जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? अब देखिए उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। चार विकल्प आपके सामने है दोस्तों, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से आप आंसर को देखेंगे, क्योंकि यहां पर सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यह सामायिक और विशिष्ट होती है। मतलब विकल्प बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि बाधिता एक डैश डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश डैश स्थिति है। तो देखिए आपको खाली जगह भरना है दोस्तों, यहां पर चार विकल्प आपके सामने हैं, तो हम आपको बताएंगे कि बाधिकता एक जैविक स्थिति है, मतलब जैविक स्थिति है, और जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर होगा दोस्तों। यहां पर हम आपके लिए 1 मिनट का एडवर्टाइज लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार सीटेट फेब 2026 के लिए पेपर एक प्रश्न संच ऑफर आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 72 घंटे का वक्त बचा है और आप यहां पर पेपर एक के लिए 50 क्वेश्चन सेट सिर्फ 499 में हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने ये प्रश्न संच बनाए हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, और प्रश्न पत्रिका का जो फॉर्मेट होता है, जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, ये आइडिया आपको होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें के कुछ प्रश्न है दोस्तों वो जैसे के वैसे आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी आप जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। 499 रुपए इसका प्राइस है और तुरंत आपको क्या है व्हाट्सअप पर ये भेज दिया जाएगा, तो हमको व्हाट्सअप कीजिए और इसको परचेस कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21वां जो क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में पूछा गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समझ की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, यह कौन सा स्तर होता है? तो यह होता है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। मतलब आपका ऑप्शन एक क्या रहेगा दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिल कौशल है? तो देखिए दोस्तों स्थूल गतिक कौशल को लेकर प्रश्न पूछा गया है और आपको पता है कि तैरना क्या होता है, तो स्थूल गतिक कौशल होता है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर सी दिया गया है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न पूछा गया है, आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल जल्दी जल्दी क्या है हमने यहां पर क्वेश्चन देखने हैं। निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? अब देखिए स्वालीनता वाले विद्यार्थी जो होते हैं दोस्तों उन विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होनी चाहिए? तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। मतलब आपका यहां पर विकल्प 4 जो रहेगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन 4 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे? अब देखिए समालोचनात्मक चिंतन आपको जो है दोस्तों बच्चों में बनाना है, तो आपको वहां पर क्या है स्वचिंतन प्रतिबिंबन जो है आपका सही विकल्प होना चाहिए। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंत क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक या फिर मानवीय अधिकार। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो विकल्प सी होगा वो यहां पर क्या है इसको समर्थन देता है। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट मिलेंगे। दोस्तों 18 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, बचे हुए 5 क्वेश्चन अगले 3 मिनट में खत्म होने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि मेधावी मतलब प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है? सीधे सीधे तौर पर हमने यहां पर दोस्तों 1 मिनट यहां पर आपने देख लेना है कि प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है। इस प्रकार का प्रश्न आपको
पूछा गया है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं दोस्तों? तो समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, मतलब विकल्प डी जो रहेगा आपका वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न बिल्कुल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होंगी, मतलब नेगेटिव वे में आपको क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए यहां पर विकल्प अगर आप डी देखते हैं दोस्तों कि संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, यह यहां पर क्या है गलत होगा दोस्तों। विकल्प डी जो रहेगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है। ओके, स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो देखिए बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने थोड़ी भी थ्योरी जो है वाइगोस्की के संदर्भ में पढ़ी है तो आपको इसका जवाब जो है मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है तो खुद से बात कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो स्वयं नियमन कहेंगे। मतलब विकल्प डी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो विकास का मुख्य गुण है दोस्तों वो क्या होता है, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है। और अगर आप कहेंगे सर विकल्प डी यहां पर क्या है सही होगा, विचार सोच में केंद्रीकरण, मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है। तो देखिए जब आप विद्यार्थियों को उदाहरण और गैर उदाहरण देते हैं दोस्तों तो इसका परिणाम क्या होता है। तो विकल्प ए आपको बताएगा कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका होता है। मतलब आपका विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पर्याय जो एक दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है सीडीपी की ये लास्ट वीडियो थी दोस्तों, और इसमें जो 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है दोस्तों आपको 7 और 8 तारीख को पेपर 1 और पेपर 2 में सीडीपी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं महाटेट 2026 के लिए हमारा जो हिंदी का नोट्स है दोस्तों वो लॉन्च हो चुका है, जारी हो चुका है। पीडीएफ के रूप में आपको ये नोट्स मिलने वाला है दोस्तों, जिसका प्राइस 219 रुपए है। और मैं आपको बता रहा हूं कि महाटेट अगर आप पास होना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि 22% रिजल्ट रहा है हिंदी विषय का, और इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार हमने हिंदी के क्लासेस चलाए हैं और जिस प्रकार हमारा हिंदी का नोट्स था सर दोस्तों 2025 की परीक्षा में, बिल्कुल उससे भी जबरदस्त नोट जो है दोस्तों 2026 में आप देख रहे हैं कि अपडेट नोट्स यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसका प्राइस जो है दोस्तों 219 रुपए। टोटली व्याकरण के कंटेंट हमने इसमें क्या है ऐड किए, साथ ही साथ साहित्यकार रचनाकार कवि को लेकर टोटल टॉपिक जो है हमने इसमें ऐड किए दोस्तों। और 2 प्रश्न पत्रिका भी आपको इसमें दी जाएंगी 2025 पेपर 1 और पेपर 2 23 नवंबर 2025 के। तो टोटली जो है दोस्तों सिलेबस हमने कवर कर दिया, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो अभी जाकर आप इसको परचेस करेंगे, व्हाट्सअप हमको करके दोस्तों आपने क्या है इसको परचेस कर लेना। और बेसिक से अपना शुरुआत करना है दोस्तों, क्योंकि अप्रैल और मई में जो है आपको टीएटी की परीक्षा जो है फिर से देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।